हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने मानव की उत्पत्ति देख ली थी कि इंसान कब कैसे आया। ये हमने देखा था कि 2 मिलियन ईयर्स एगो जब इंसान पृथ्वी पर आया हुआ था, तो उसके बारे में मैंने एक पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ था कि आपको उस इरा में जाके रहना है ना। जब बिल्कुल आपको मैं कहानी की तरह एक हिस्ट्री समझा रहा हूँ, तो आपको भी मेरे साथ साथ चलना है। आपको अपनी एक जो स्मार्ट स्क्रीन होती है जहाँ पर आप सपने देखते हैं, वो स्क्रीन को आपको हमेशा ऑन रखना है। जब जब भी क्लास पढ़ाए जब और उस स्क्रीन को ऑन करने से ये होगा कि मैं जो भी आपको जैसे जैसे पढ़ाऊँगा, आप उसको ध्यान से सुनेंगे और अपने आप को उस इरा में लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, उसका पूरा का पूरा यहाँ पे एक माइंड मैप बना दिया हुआ है। मतलब जो पूरी की पूरी एक क्लास है, उस पूरी क्लास का एक निचोड़ दे रखा। सबसे पहले ये 2 मिलियन ईयर एगो इंसान पृथ्वी पर दिखाई दिया था। ठीक, पहली बात, जब वो पृथ्वी पर आया था तो उसको दो सबसे बड़ी समस्याओं या चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पहली थी भूख और दूसरी उसको लगती थी ठंड। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या होता था, बहुत बर्फ गिरती थी, है ना। अब भूख तो सभी को लगती है, और जिस हिसाब से यहाँ पे इंसान की जो प्रवृत्ति थी या जो इंसान आया हुआ था, तो उसको भूख अपने साथ में ही लेके आता है ना। जैसे बच्चे होते हैं तो उनको भी सबको भूख लगती है, ऐसे इंसान को भी भूख तगड़ी लगती थी। और ठंड लगती थी। ठंड इसलिए लगती थी क्योंकि उस समय ना बहुत बर्फ गिरती थी। मतलब बर्फ ही बर्फ, पूरा ठंडा इलाका हुआ करता था, और बर्फ बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो इसको ठंड भी लगती थी। इसको दो ये बहुत बड़ी समस्याएं थी। अब भाई जब समस्याएं होंगी तो एक सीधा सा फंडा है, इंसान उसको सुलझाने की कोशिश करेगा, है ना। समस्या होगी तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेगा ना। तो बस उसने क्या किया, भूख का सॉल्यूशन जो उसको मिला, वो मिला उसको पेड़ पौधे फल। जो भी उसने देखा कि दूसरे भी जो जानवर वगैरह खाते रहते थे ना, बंदर ही था, पेड़ पे रहता था, है ना। पेड़ पे रहता था तो उसने पेड़ खाया, पौधे खाया, फल खाया। धीरे धीरे क्या हुआ, उसने एक बार गुस्से में, जैसे मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, कि गुस्से में उसने किसी जानवर को पत्थर फेंक के मार दिए। पत्थर फेंक के मारा, जानवर मर गया तो उसने उसका वो मांस वास निकाला और यहाँ पे मांस खाना स्टार्ट कर दिया, है ना। हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले वो फूड गैदरर था, खाने की तलाश में रहता था, अब उसके लिए एक नया ऑप्शन भी मिल गया। वो ऑप्शन क्या था कि उसको जानवर मार के और खाने में भी मजा आने लगा। फिर क्या हुआ था, उसको ठंड लग रही थी। अब जब ठंड लग रही थी तो उसके पास अगेन क्या करे, अब आसपास देख रहा था कि यार मैं क्या करूं। आसपास उसको क्या दिखाई देता था, जानवर दिखाई देते थे, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, आसपास पत्थर दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा कहीं पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाई ठंड से कौन बचाएगा। तो उसको समझ में आया कि यार जो पेड़ की छाल है वो मुझे ठंड से बचा सकती है। तो इसको दो तरीके से याद रखना है, एक हमारे पास है पेड़ की छाल और दूसरा है जानवर की खाल। तो अब उसको ठंड से कौन बचाएगा, पेड़ की छाल और जानवर की खाल, है ना। अब भाई ये तो उसको बचाने के तरीके मिल गए उसको, कि भाई जब उसने जानवर को मारा, मांस खाने को मिल गया, और उसकी जो खाल वाल थी उसने शर्ट वर्ट बना के और उसको बढ़िया सा पहन लिया, है ना। तो वो ठंडे से भी उसकी बचत होने लगी। अब इस सब काम को करने के लिए उसको जरूरत पड़ी टूल्स की। किस चीज की जरूरत पड़ी, टूल्स की। तो अब भाई उसको टूल्स बनाने पड़ेंगे। भाई गड्ढा खोदेगा तो हाथ से थोड़ी खोद देगा, खोद पाएगा क्या। जानवर मारना है एक हद तक ही मार सकता है हाथ से, बाकी तो उसको कहीं ना कहीं टूल्स की आवश्यकता होगी बड़े बड़े जानवरों से लड़ने के लिए। तो फिर यहाँ देखेंगे कि उसने टूल्स है। अब टूल्स बनाना है, कोई ज़रूरत हो उसको, अब ज़रूरत की पूर्ति करना है, तो सबसे पहले हम जैसे बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इसको आवश्यकता थी, पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भाई ठंड से कौन बचाएगा। तो उसको समझ में आया कि यार जो पेड़ की छाल है वो मुझे ठंड से बचा सकती है। तो इसको दो तरीके से याद रखना है, एक हमारे पास है पेड़ की छाल और दूसरा है जानवर की खाल। तो अब उसको ठंड से कौन बचाएगा, पेड़ की छाल और जानवर की खाल, है ना। अब भाई ये तो उसको बचाने के तरीके मिल गए उसको, कि भाई जब उसने जानवर को मारा, मांस खाने को मिल गया, और उसकी जो खाल वाल थी उसने शर्ट वर्ट बना के और उसको बढ़िया सा पहन लिया, है ना। तो वो ठंडे से भी उसकी बचत होने लगी। अब इस सब काम को करने के लिए उसको जरूरत पड़ी टूल्स की। किस चीज की जरूरत पड़ी, टूल्स की। तो अब भाई उसको टूल्स बनाने पड़ेंगे। भाई गड्ढा खोदेगा तो हाथ से थोड़ी खोद देगा,
खोद पाएगा क्या? जानवर मारना है एक हद तक ही मार सकता है हाथ से, बाकी तो उसको कहीं ना कहीं टूल्स की आवश्यकता होगी बड़े बड़े जानवरों से लड़ने के लिए। तो फिर यहाँ देखेंगे कि उसने टूल्स है, अब टूल्स बनाना है, कोई ज़रूरत हो उसको, अब ज़रूरत की पूर्ति करना है, तो सबसे पहले हम जैसे बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो इसको आवश्यकता थी इन सब कामों की, तो इसको कुछ ना कुछ आविष्कार करना था। आविष्कार इसने टूल्स का किया, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था आदमी की बुद्धिमत्ता भी आगे बढ़ रही थी, बड़ी हो रही थी, उसके अंदर ज्ञान आ रहा था। उसने देखा कि उसके आसपास उसको पहली चीज जो प्राप्त हो रही है वो हो रही है लकड़ी। भाई पेड़ है, पूरे में लकड़ी लकड़ी दिखाई दे रही है कि हाँ यार लकड़ी की टहनी ली, उसको अच्छा नुकीला किया, दिया जानवर में मिला के टक्के से, है ना। तो पहला उसको टूल्स के रूप में क्या दिखाई दिया? लकड़ी दिखाई दी। फिर उसको बहुल मात्रा में पत्थर दिखाई दिए, और पत्थर के साथ सबसे अच्छी चीज ये थी कि ये सबसे ज्यादा उपयोगी था। उपयोगी उसके क्यों था? क्योंकि हर जगह वो आसानी से प्राप्त हो जाता था। वो किसी भी जगह जाता था वहां पे उसको पत्थर तो मिलता ही मिलता था, बहुत आसानी से प्राप्त होता था, और पत्थर के साथ उसको वैरायटी मिल जाती थी। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे उसको थी कि उसको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती थी। बड़ा पत्थर है, छोटा पत्थर है, नुकीला पत्थर है, पेबल शेप में पत्थर है, हैंड ग्रिप शेप में पत्थर है, हैंड एक्स के रूप में पत्थर का उपयोग किया है उसने। तो इसलिए वहां पर उसको पत्थर की बहुत सारी वैरायटी मिल गई थी, है ना। तो सबसे उपयोगी चीज जो उसके पास रही वो रही पत्थर। और क्या देखा उसने कि भाई जानवर जानवर मर गए हैं तो उनकी हड्डियां हैं, हड्डियों को भी उसने टूल्स के रूप में काम किया, है ना। पत्थर को उसने बढ़िया से हड्डी में फंसा दिया तो उसका हथौड़ा बन गया। तो जब हैंड एक्स था पहले हाथ से खोदता था, फिर वो हड्डी में पत्थर फंसा के खोदने लगा, है ना। तो इस तरीके से उसने क्या किया? टूल्स का आविष्कार किया। अब टूल्स क्यों क्यों चाहिए थे उसको? सबसे पहले जो मीट है या जानवर को मारने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, इस भूख को शांत करने के लिए उसको मीट चाहिए, ठीक है। मीट के साथ साथ ही यहाँ पे उसको क्या मिल रही थी? खाल मिल रही थी। जब आदमी मारेगा तो मीट को खा लेगा, और उसकी जो खाल थी उसको वो पहन लेगा, तो वो खाल उसको ठंड से भी बचाएगी। पेड़ से उसको छाल मिल रही थी, तो पेड़ को छीलने के लिए क्या चाहिए? उसको कोई ना कोई टूल चाहिए ना, कि भाई जब तो वो पेड़ को छीलेगा। जब पेड़ को छीला उसने और फिर उसको बढ़िया सी छाल को उसने अपने कपड़े के रूप में इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे जानवर की खाल और पेड़ की छाल उसने अपने पहनने के लिए और ठंड से बचने के लिए उसने इस्तेमाल किया। फिर उसको खुदाई उदाई करने की भी कभी ज़रूरत पड़ी कि बीज बीज गाड़ने के लिए उसको खुदाई करना है, डिगिंग करना है, तो डिगिंग के लिए अगेन उसके लिए पत्थर मिल गया, हड्डी मिल गई। अब देखो आदमी ऐसा आया था, वो धीरे 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 करके और इस तरीके से वो डेवलप हो गया। दिखाई दे रहा है ना कि ये हमने देखा था सबसे पहले पैलियोलिथिक एज में इस तरीके से आया था, भूख से ठंडे से। फिर धीरे धीरे उसके पास दिमाग आया, दिमाग आता चला गया, तो सबसे पहले वो फूड गैदरर था। फूड गैदर के बाद उसने हंटिंग करी, हंटिंग करी तो उसको भाई कपड़े वपड़े देखो ये पहनने को मिल गए, अभी ये ऐसे ही है। फिर उसने वो बढ़िया से कपड़े वपड़े पहन लिए, हंटिंग करी। फिर उसने डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कर लिया, तो देखो ये हाथ में हथौड़ा मिल गया उसको, मतलब उसने अपने यहाँ पे टूल बना लिया, और टूल बना के उसने यहाँ पे जानवरों को मारा तो उसकी खाल भी मिल गई, और खाल के साथ उसकी भूख भी मिट गई, ठंड से भी बच गया, भूख भी बच गया। फिर उसने धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट करना स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर करने से क्या हुआ? उसको एक जगह रहना पड़ा। रहने के लिए बाध्य नहीं था, पर उसने समझा कि यार अब मुझे एग्रीकल्चर करना है, यहाँ मैंने बीज बोया है, कल को यहाँ फसल आएगी, वो मैं खाऊंगा, बढ़िया अपना पेट भरूंगा, है ना। तो इसलिए वो एक जगह रुक गया, वहीं उसने बढ़िया गाय वाय पाल ली, कुत्ते उत्ते पाल लिए, दूध मिलने लगा, बढ़िया दूध पी रहे हैं, और जो अन्न मिल रहा है उससे बढ़िया पेट भर के आराम की जिंदगी जी रहे हैं। आराम की जिंदगी हो गई जब उनको सेटलमेंट हो गया कि भाई अब हमें आराम से जीना है, यहाँ खाना उग रहा है, खाना है, सोना है, तो फिर उसका दिमाग चलने लगा आर्ट एंड कल्चर में कि यार मैं चित्रकारी कर दूं, है ना। तो जब चित्रकारी कर दूं तो उसके सामने जो चीज होती थी, जैसे एनिमल्स को देखता था, हंटिंग देखता था, जो भी उसके सामने घटित होता था वो उस चीज को चित्रों के आकार में पत्थर पर उकेर देता था, ठीक है। उस समय भी उनके पास इतना दिमाग था कि वो उस चीज को अपनी लैंग्वेज में लिख देते थे। पर आज हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम उनकी लिखी हुई चीजों को पढ़ पाए, समझ पाए। बस हम ये देख सकते हैं, चित्र देख लेते हैं कि हाँ उसने मछली का चित्र बनाया है, कभी उसने शेर का चित्र बनाया है, कभी भैंस का बनाया है, कभी हिरन का बनाया है। तो इस तरीके से हम उनके चित्रों को समझ पाते हैं कि हाँ ये उस समय उस कल्चर में ये लोग रहे होंगे, या ये जानवर रहे होंगे, या ये चीज रही होंगी, ठीक है। फिर जब
फोकस किया उसने आर्ट एंड कल्चर पे। तो इससे हमारे लिए आर्ट एंड कल्चर पर जब उसने फोकस किया तो फिर हमको मालूम पड़ा कि एक्चुअल में वहाँ के जीवन क्या रहता था, कैसे रहता था। ठीक है, और जब उसने एक सेडेंट्री लिविंग यहाँ पर स्टार्ट कर दी तो धीरे धीरे उसने सिविलाइजेशन का रूप ले लिया। सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता। सभ्यता कैसी होती है, या सभ्यता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जब बहुत सारे लोग मिलके और कोई एक चीज को मानने लगते हैं, किसी एक चीज को मानने लगते हैं, तब वो जाके हमारी कहलाती है सभ्यता। ठीक है, जैसे कि आप अगर किसी भी एक कम्युनिटी को उठा लें, जैन को उठा लें, ब्राह्मण्स को उठा लें, तो इन लोगों ने क्या किया कि कोई एक इन्होंने कॉन्सेप्ट पकड़ा और उस कॉन्सेप्ट को ये मानने लगे, तो ये हमारी कहलाती है सभ्यता। जब पूरे के पूरे बहुत सारा जनमानस किसी एक चीज को ही मानने लगता है तो हम उसको कहते हैं सभ्यता। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सभ्यता के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, कि हमारी सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुई। सबसे पहली जो इंडियन सिविलाइजेशन थी, या जो भारत की सिविलाइजेशन थी, उसको हमने नाम दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, उसको हम अभी नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एजेस फिर से एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली एज थी पैलियोलिथिक एज, दूसरी थी मीसोलिथिक एज, तीसरी थी नियोलिथिक एज। सबसे पहली एज जो थी हमारे पास वो थी पैलियोलिथिक एज। ठीक है, फिर सेकंड थी मीसोलिथिक एज, थर्ड थी हमारी नियोलिथिक एज, और फोर्थ थी चारकोलिथिक एज। ठीक है, अच्छा एक बात और, इनका जो समय काल है या समय अंतराल है जिसको हम कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम, तो ये हमेशा ओवरलैप करता है। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो कि यहाँ पे हम कहेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका कल्चर 2500 बीसी से स्टार्ट हुआ था, पर कुछ बुक्स में कहते हैं कि 2800 बीसी से उसका कल्चर स्टार्ट हुआ था। तो अब ये 2500 और 2800 300 सालों का ये गैप कैसे आया? तो ये इस तरीके से आता है कि जब कोई भी सिविलाइजेशन है वो चल रही है, अब वक्त बद एक, मैं पहले इस कॉन्सेप्ट को बताने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आप फैटी हैं, आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं कि मैं पतला हो जाऊं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं ना आप पतले होने की। तो क्या आप एक पीरियड पे ऐसा बोल सकते हो कि आज, अब हम टाइमलाइन देख लेते हैं कि किस किस टाइमलाइन में या किस किस समय अंतराल में क्या क्या हुआ है ना? क्योंकि अभी तक हमने समय देख लिया कि ओवरलैप होता है, समय काल ओवरलैप होता है, पर किस काल में क्या हुआ है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी पैलियोलिथिक एज है, या जिसको हम कहते हैं पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल कब से स्टार्ट होता है? 5 लाख बीसी से। 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का समय काल चलता है। ठीक है, एक और बात, अभी बीसी और एडी में मैं अंतर बताता हूं आपको। बीसी और एडी का अंतर क्या होता है? बीसी को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट और एडी को बोलते हैं एनो डोमिनी। पर अब इसकी जगह बिफोर कॉमन एरा और आफ्टर कॉमन एरा चलने लगा है। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा और आफ्टर कॉमन एरा। ठीक है, उसकी एक लंबी कहानी है, अपन उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लें कि बिफोर क्राइस्ट और एडी एनो डोमिनी, इसका मतलब ये है कि जो जीसस हुए थे उसके पहले की कहानी और उसके बाद की कहानी। ठीक है, तो 5 लाख बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट हमारी पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हो गई थी, जो कि हमारी 10,000 बीसी तक चली। इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट्स है वो इम्पोर्टेंट साइट्स हमको देखने को मिली हैं, वो मिली है हमारी भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। यहीं पर हमको आदमगढ़ भी एक जगह है, वहाँ पे क्या हुआ है कि चट्टानों पर जो हमारे ये भाई साहब जो उस समय हुए थे ना, हमने बताया था अभी पिछली थोड़ी देर पहले ही कि वो जब बिल्कुल हर चीज़ से तृप्त हो गए थे तो आर्ट एंड कल्चर में उनका फोकस बड़ा था। तो उन्होंने क्या हुआ है कि यहाँ भीमबेटका साइट्स में उन्होंने चित्रकारी करी है विथ कलर्स, कि उस समय उनका दिमाग इतना डेवलप था कि उन्होंने रंग भी उसमें भरे हुए हैं, और रंग इस तरीके से भरे हुए हैं कि तब से आज तक भी वो रंग आपको वैसे ही के वैसे मिलेंगे, जबकि उनने इतना बारिश और सब कुछ झेला हुआ है, धूल मिट्टी आंधी बारिश ठंड गर्मी बरसात सब कुछ झेलने के बाद भी वो कलर्स अभी मिटे नहीं है।
थोड़े बहुत फेड पड़े हैं, थोड़ा बहुत अंतर आया है, बाकी पूरा एज इट इज़ है। तो कभी जब मौका पड़े तो जाइए, देखिए अपने पूर्वजों की लिखाई की उन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ है। फिर पल्लवम चेन्नई में है, हथनोरा नर्मदा वैली, ये इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट साइट से कि आप ये बताएं कि ये साइट कहाँ पर पाई गई है, ये साइट कहाँ पर मिलती है। तो आपको बताना है वहां पर कि ये साइट्स पैलेयोलिथिक एज से रिलेटेड हैं। कौन कौन सी? भीमबेटका, पल्लवम और हथनोरा। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बैठ के, भीम ने बैठ के आराम से चित्रकारी करी। किसके बारे में? पल्लवम के बारे में उसने कुछ कुछ चित्र बनाए कि उसने जो देखा वो उसने चित्र बनाया। काय से बनाया? हाथ से, और नोरा मतलब पत्थर से, हाथ और नोरा, हथनोरा, ठीक है, या हथौड़ा, उससे उसने पूरी की पूरी चित्रकारी करी। तो ये उसकी इंपॉर्टेंट साइट्स है जो पैलेयोलिथिक एज से संबंधित हैं। फिर हम देखते हैं पैलेयोलिथिक एज का भी जो पीरियड है वो बहुत बड़ा पीरियड है। अब आप सोचो 5 लाख से 10,000 साल तक का, तो उसको भी हमने आसान, थोड़ा सा पढ़ने के लिए आसान बना लिया है। लोअर पैलेयोलिथिक एज 5 लाख से 50,000 बीसी तक का पीरियड। फिर मिडिल पैलेयोलिथिक एज 50,000 से 40,000 बीसी तक का पीरियड। और अपर पैलेयोलिथिक एज 40,000 से 10,000 बीसी का पीरियड। हर एक, बहुत सारी किताबों में सब अलग अलग दिया हुआ है। हम जो कंटेंट लेके आए हैं वो एनसीईआरटी से कंटेंट लेके आए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऑथेंटिक बुक है और ऑल इंडिया में उसको पूरा जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इवन अंडमान निकोबार तक में भी सेम पढ़ा जाता है। इसलिए हम जो कंटेंट लेके आए हैं वो एनसीईआरटी का कंटेंट है। एनसीईआरटी की बुक से ही ये, वैसे तो सभी का मिला जुला कंटेंट है, पर जो फैक्ट्स हैं, एजेस के जो फैक्ट्स हैं, ईयर्स के जो फैक्ट्स हैं, वो हम एनसीईआरटी से लेके आए हैं। ठीक है। फिर हमारी आती है मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक चली हुई है। ये समय आप देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये कम हो रहा है। क्यों? जब तक ये बीसी है, बीसी से हम 0 ईयर पे आएंगे, 0 ईयर से फिर हमारा एडी स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें हुआ क्या है पैलेयोलिथिक एज में, जो पत्थर थे वो कोई भी परफेक्ट शेप में नहीं होते थे। नोमैड पीपल थे, यहाँ वहाँ घूमते फिरते थे। उनको तलाश रहती थी कि मेरा किसी तरीके से पेट भर जाए, हमको ठंड से बच जाए। जिंदगी ही पत्थरों में थी, सब कुछ उनका पत्थर ही था। पत्थरों में खेलते थे, पत्थरों से ही टूल्स का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों से ही अपने खाने का इंतजाम करते थे। भाई पेड़ वेड़ काट के लाते थे कि नहीं, पेड़ वेड़ काटा, उनने जानवर वानवर मारा, तो ये सब उनका काम पूरा पत्थरों से ही हो रहा था। फिर आती है मीसोलिथिक एज 10,000 से लेके 8,000 तक। इसमें क्या हुआ, इन्होंने पत्थरों को शार्प करना स्टार्ट किया। अब पत्थर शार्प करेंगे, कैसे बनाएंगे भाई? एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ के ही ना शार्प बनाओगे। तो जब ये इसको शार्प बना रहे थे, तो एक नियंडर करके व्यक्ति था, नियंडर को आग मिल गई। भाई वो बैठ के पत्थर को ऐसे ऐसे तोड़ रहा था, वहीं घास फूस रखी थी, आग पकड़ ली घास फूस ने, तो उसको आग मिल गई, जो कि बहुत बड़ी खोज थी, है ना। और ये जो नियंडर भाई साहब थे, नीदरलैंड के कहीं उनकी एक समाज चलती थी, वहां से बिलोंग करते थे। इसकी जो भारत में इंपॉर्टेंट साइट है वो है तिलवारा एंड बागौर, जो कि राजस्थान में है, लैंगनाज गुजरात में है, और आदमगढ़ एमपी में है। ठीक है। इस समय जो बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ, वो काम हुआ कि इन्होंने यहाँ पे लेदर का वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने बताया था ना कि ठंड लग रही थी, ठंड लग रही थी, तो उसने क्या किया, कपड़े वपड़े पहने। कपड़े कैसे पहने? जानवरों को मार के उसने उसकी जो खाल थी उसको पहना, और उसको पहना तो लेदर वर्क करना स्टार्ट किया। भाई सिलेगा भी उसको जब तो पहन पाएगा। और साथ साथ में उसने बास्केट बास्केट भी, सामान वामान रखने के लिए भी उसने अपना एक बास्केट नुमा एक मॉडल बनाया, कि जिसमें वो अन्न जो लेके आया है, जहाँ भी उसको कुछ खाने को मिला उसने रख लिया। स्टोर वाली प्रवृत्ति स्टार्ट हुई। रह गुफा में ही रहे हैं, पर थोड़ा सा अपना रात वात का उसने व्यवस्था करके चल रहे हैं, बास्केट बना के कि भाई सामान वामान लेके आ रहे हैं। डोमेस्टिफिकेशन उसने स्टार्ट किया, जो कुत्तों को पालना स्टार्ट किया, गाय को पालना स्टार्ट किया, जो दूध देते थे ऐसे पशुओं को स्टार्ट किया। उसको समझ में आने लगा था कि सारे पशुओं को हमें मारना नहीं है, कुछ पशु ऐसे भी हैं जो हमारे काम के भी हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि उसने डोमेस्टिफिकेशन स्टार्ट किया, फिशिंग स्टार्ट कर दी, मछलियों को मारना स्टार्ट कर दिया। बड़ी बड़ी लकड़ियों से लेके उसको नुकीला किया, और नुकीला करके उसने मछली को मारना भी स्टार्ट किया। आग मिली गई थी बढ़िया पका के, और मस्त खाते थे, रहते थे बढ़िया मस्त। ठीक है। न्यूलिथिक एज 8,000 बीसी से लेके 3,500 बीसी तक।
ठीक है, 8000 बीसी से 3500 बीसी तक। यहाँ पर हमको सबसे अच्छी चीज मिली परमानेंट सेटलमेंट। वो एक जगह आकर रुक के बसने लगा। कैसे कि उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट करी। एग्रीकल्चर स्टार्ट करने के साथ साथ भाई एग्रीकल्चर करेगा, अन्न इकट्ठा होगा, तो अन्न को रखने के लिए कुछ चाहिए, तो उसने यहाँ पे पॉटरी बनाई। पॉटरी मतलब मठ के बड़े बड़े भांडे टाइप बनाए। साथ साथ में यहाँ पे क्या किया उसने, परमानेंट सेटलमेंट हो गया, और साथ साथ में जो उसके टूल्स थे उन टूल्स को उसने पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया। टूल्स को बढ़िया उसने शार्प आर्प तो पहले कर लिया था, फिर उसको बढ़िया उसने पॉलिश करना स्टार्ट किया। और साथ साथ में उसने ब्लैक पेंट का इस्तेमाल किया, जो कि उसने पॉटरी वॉटरी को रंगने के लिए किया। अलग अलग पॉटरी में अलग अलग अनाज बना के रखे, और साथ साथ में उनको पॉलिश करके रखा। कलर कर दिया कि भाई इस कलर की शिप में, या जो ये कलर है उसमें ये सामान रखा हुआ है ना। तो पॉटरी को कलर वलर भी करना स्टार्ट कर दिया। एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है बुरझोम। जो बुरझोम है ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बुरझोम किस पीरियड से रिलेटेड है, तो वो उसका पीरियड है नियोलिथिक एज, नियोलिथिक स्टोन एज से हमारी बुरझोम रिलेटेड है। और भी इसकी इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़ साइट है, जो बलूचिस्तान अब पाकिस्तान में चली गई है। यहाँ से हमें वीट, कॉटन और पक्की ईंटें मिली। वीट, कॉटन, पक्की ईंटें मिली। साथ साथ में जो बुरझोम साइट है उसकी महत्वता इसलिए है कि बुरझोम में जो खुदाई वुदाई करी गई, तो वहां पे आदमी के साथ कुत्ते की हड्डियां भी प्राप्त हुई। इसका मतलब ये था कि कुत्तों को अपने मालिक के साथ ही उस कल्चर में दफनाया जाता था। और जो ये जो नियोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज की भारत में जितनी भी साइट्स मिली हुई हैं, वो मैक्सिमम जो साइट्स है वो कश्मीर में मिली हुई हैं। कश्मीर और पाकिस्तान वाले जो एरिया है उस पूरे के पूरे एरिया में मिली हुई है। पाकिस्तान पहले भारत में ही था, तो एक हिसाब से भारत में ही मिली हुई है। और जो कश्मीरी कल्चर है, जो कश्मीरी कल्चर है उस पर इस एज का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। यह कहना चाहिए कि जो नियोलिथिक एज है उसमें कश्मीरी कल्चर ज़्यादा है। ठीक है, कश्मीरी कल्चर में हमें नियोलिथिक एज की ज़्यादा चीज़ें प्राप्त होती हैं। फिर आता है हमारा चारकोलिथिक एज। चारकोलिथिक एज मतलब ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज हमें इस एज में तांबा मिल गया था, मेटल मिल गया था। इस मेटल से हमने कॉपर के टूल्स वगैरह बनाए। यहाँ पे पत्थर के टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे अब हम कॉपर के टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। इसका जो पीरियड है 5000 बीसी से 5000 बीसी से 2800 बीसी तक का पीरियड है। 5000 बीसी से 2800 बीसी तक का पीरियड। 2800 बीसी के बाद हम देखेंगे कि हमारी एक सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे लो क्वालिटी का ब्रोंज भी मिला। यहाँ पे हमने देखा कि परमानेंट सेटलमेंट मिल गया था। लोग हट बना के रहने लगे थे, घर बना के रहने लगे थे। इंपॉर्टेंट साइट है मालवा, वहाँ सेरेमिक के बर्तन भी प्राप्त हुए। दायमाबाद महाराष्ट्र में, दायमाबाद इंपॉर्टेंट साइट है हमारी, एक कहना चाहिए सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारी सिविलाइजेशन का। दायमाबाद महाराष्ट्र में आहार नाम की जगह है, वो बनास वैली में प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो चारकोलिथिक एज थी, इस एज तक हमारा स्टोन एज का कार्यक्रम चला है पूरा का पूरा, और इसको हम बोलते हैं ताम्रपाषाण युग। चारकोलिथिक एज को भी हम बोलते हैं ताम्रपाषाण युग। इसका मतलब होता है कि स्टोन के साथ साथ हमने मेटल का प्रयोग भी यहाँ करना स्टार्ट कर दिया था। मेटल के प्रयोग से हम जो टूल्स बना रहे थे, जो लोगों को मारने के लिए, लोग नहीं मतलब जानवरों को मारने के लिए हम जो टूल्स बना रहे थे, खेती करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें इम्प्रूवमेंट आया। खेती के लिए हम उन्नत किस्म के टूल्स इस्तेमाल करने लगे, पैदावार बढ़ गई। अब जब ये हुआ, तांबा मिल गया, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों में कब जाने की प्रवृत्ति भी आ गई, लड़ने भिड़ने की प्रवृत्ति भी आ गई, है ना। तो वो एक अलग मैटर है कि वो फिर लड़ाई भी करी उन्होंने, इन्वेड भी किया एक दूसरे कबीलों पे, या जो एक दूसरे सोसाइटी पे इन लोगों ने कब्जा भी किया। वो अपन धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे इन लोगों ने काम किया। अब हम देखते हैं कि हम इस एज पे ह्यूमन का माइंड डेवलप हो गया कि वो एक सिविलाइजेशन बना के रहने लगा। घर बना लिया, सिविलाइजेशन बना लिया, सेटलमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे हमने देखा कि वो ईंटें भी बनाने लगा हुआ है, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल वो घर बनाने में करने लगा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि भारत की सिविलाइजेशन है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं हड़प्पा कल्चर। ओके, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अपना जोश बना के रखें, मोटिवेटेड रहिए। अगर कोई दिक्कत होती है, डाउट होती है, तो बिल्कुल कमेंट करके हमसे पूछिए ज़रूर।
और अपना जो सिक्स सेंस है, जो आपकी स्क्रीन है जहाँ पे आप सपने देखते हैं, उसको एक्टिव रखिए और इसको एक बार फिर से रिवाइज करिए। आंख बंद करके उस एज में जियो जिस एज के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, उसके समय काल के साथ साथ इस तरीके से जैसे ही आंख बंद करोगे आपके सामने ऐसा पर्दा खुल जाना चाहिए जैसा अपन टॉकीज में मूवी देखते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड, पैलोलिथिक एज, पुरापाषाण युग। अब उसमें लोग दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, बर्फ दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, नदी दिख रही है, पत्थर दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं। इस तरीके से इमेजिनेशन करिए। इस तरीके से जब इमेजिनेशन करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल कहानी एक पिक्चर की तरह पूरे का पूरा समय निकल रहा है। ओके, स्टे मोटिवेटेड, साथ में बने रहिए। हैव अ नाइस डे। शाइनिंग ऑफ द सेशन, अनुराग जैन। ओके, ऑल द बेस्ट।